दीदी शाम हो गई है, सारा खाना भी तैयार कर दिया है मैंने। पूजा पाठ का समय हो गया है। दीदी अब मैं घर चलती हूँ, ये भी ऑफिस से आएंगे तो मुझे इनके लिए खाना भी बनाना पड़ेगा। प्लीज श्रुति, इतना काम कर ही दिया है तो थोड़ा सा काम और कर दो ना। गेस्ट आते ही होंगे, उन्हें सामने से परोस दो। तुम्हें तो पता है जब से मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप आया है तब से मुझे ज्यादा उठने बैठने में दिक्कत होती है। रही बात देवर जी की, तो देवर जी को हम यहीं बुला लेते हैं, वो भी यहीं खाना खा लेंगे। तुम भी यहीं खाना खा लेना, घर जाकर आखिर बनाओगी ही। दीदी शाम को घर में दिया जलना चाहिए, दिया जलाने वाला कोई नहीं होगा घर में, शाम को अंधेरा रहेगा, इसलिए मैं जाती हूँ। अरे श्रुति, जरूरी नहीं है कि तुम अपने ही घर में दिया जलाओगी, यहाँ भी दिया जलाओगी तो तुम्हारे घर तक उजाला पहुँच जाएगा। ये भी तो तुम्हारा ससुराल ही है, जेठ जेठानी का घर हुआ कि अपना घर हुआ, बात एक ही है। और वैसे भी हमारा पुराना घर तो यही है ना, यदि मम्मी पापा जी यहाँ होते तो तुम तो यही रहती ना। ठीक है दीदी, ऐसा ही कर लेती हूँ, यही पूजा पाठ कर लेती हूँ मैं। बड़ी ही कामचोर है, दो काम कर ही देगी तो कौन सा इसके हाथ पैर घुट जाएंगे। जब भी इसे किसी काम के लिए बुलाओ कुछ ना कुछ बहाना कर ही देती है ये। लेकिन मैं भी इसकी जेठानी हूँ, जेठानी ये मुझे कम ना समझे, मैं भी इससे अपना काम निकाल ही लेती हूँ। नीलम, मेरे दोस्तों को खाना बहुत पसंद आया, सभी लोग बहुत खुश हुए खाना खाकर, बोल रहे थे आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया है हमने। वैसे श्रुति खाना बहुत अच्छा बनाती है, स्वादिष्ट खाना बनाती है। हाँ खाना तो अच्छा बनाती है, वैसे खाना तो मैं भी अच्छा बना लेती हूँ, बस मैं इतना सारा खाना बना नहीं सकती ना, इसलिए मैं श्रुति को बुलाती हूँ। वरना खाना तो मैं भी कम स्वादिष्ट नहीं बनाती हूँ, इससे आगे ही स्वादिष्ट खाना बनाती हूँ मैं। आपको बता देना था ना आपके दोस्त लोगों को कि खाना तुम्हारी भाभी ने बनाया है। वैसे भी उन्हें कौन सा पता चल रहा है कि खाना मैंने बनाया है या श्रुति ने बनाया है। श्रुति तुमने खाना खा लिया क्या? दीदी मैंने व इन्होंने दोनों ने ही खाना नहीं खाया है। दीदी सब्जी बहुत कम लग रही है मुझे, 2 लोगों के हिसाब से सब्जी नहीं होगी, थोड़ी सी सब्जी और बना लेती हूँ मैं। अरे श्रुति कहाँ सब्जी बनाने की पचड़ में पड़ रही हो तुम, एक काम करो 2 टमाटर को पीस लो मिक्सी में, 2 मिर्ची डाल लो, चटनी बन जाएगी। चटनी भी तो स्वादिष्ट लगती है ना। कहाँ परेशान होती रहोगी बेचारी, कितनी देर से परेशान हो रही है। जाकर 2 टमाटर की चटनी पीस लो। सब्जी बनाओगी तो कम से कम भी फिर भी 20 से 25 मिनट लग ही जाएगा। वैसे भी देवर जी ज्यादा ऑयली खाना खाते नहीं हैं, उन्हें तो रूखा सूखा खाना ही पसंद आता है ना। दाल तो होगी ही थोड़ी बहुत, 1 आध कटोरी यदि दाल होगी भी तो देवर जी को हो जाएगी। तुम एक काम करो, अचार और चटनी में खाना खा लेना। अरे क्यों अचार चटनी में खाना खाएगी, ऐसा क्यों बोल रही हो तुम नीलम? बेचारी इतनी देर से मेहनत कर रही है तो क्या अपने लिए सब्जी नहीं बनाएगी? जाओ तुम बना दो उसके लिए सब्जी। नहीं नहीं भैया रहने दीजिए, मैं चटनी ही पीस लेती हूँ। वैसे भी हम लोगों को घर भी जाना है, रात के 10 बज चुके हैं, कब तक सब्जी बनाते रहूंगी मैं। दीदी सही बोल रही हैं, आप तो खामा ही मुझे गलत समझते हैं। अरे मैं तो उसके भले के लिए ही बोल रही थी कि बेचारी कब तक सब्जी बनाते बैठेगी, थक गई होगी। नीलम तुम भी हद ही करती हो, बेचारी इतनी देर से मेहनत कर रही है, जाकर तुम्हें ही थोड़ी सी सब्जी बना देनी चाहिए थी। तुम्हारी नौकरानी थोड़ी ना है वो, अपना घर छोड़कर आई है यहाँ खाना बनाने के लिए। तुम्हें जरा भी दया नहीं आती है उसके ऊपर। ऐसे में वो दोबारा तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगी, तुम उसके सीधेपन का ज्यादा ही नाजायज फायदा उठाती हो। उसे बोल देना चाहिए था कि थोड़ी सी सब्जी बना लो, या तुम्हें ही बनाकर दे देना था। कितना टाइम लगता 2 लोगों की सब्जी में बनाने में? अरे अच्छा लगेगा क्या कोई हमारे घर में आकर इतना काम कर रहा है और उसके बाद में जब उसके लिए सब्जी ना बचे तो चटनी और अचार खा कर जाए? अरे क्या हुआ यदि उसने थोड़ा सा काम कर ही दिया तो? कोई मेहमान थोड़ी ना है, वो बहू है इस घर की। मैं कौन सा उसका हाथ पकड़ रही हूँ, मैं तो उसके भले के लिए ही बोल रही थी। हर समय तुम उसके साथ ऐसा ही करती हो, वो लोग कुछ बोलते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे मुंह में जो आएगा तुम वो बोलते चली जाओगी। जब भी देवर जी और श्रुति की बात आती है आप तो हमेशा मुझे ही नाम रखते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या ही कर दिया? और वैसे भी आपको तो मेरी हर बात ही गलत लगती है, इसलिए आपके सामने कुछ बोल नहीं बेकार है। अरे मैं तो भले के लिए ही बोल रही थी, मैं कौन सा उसे गलत बोल रही थी? पता नहीं अविनाश और श्रुति को क्या ही समझती है, उन लोगों को हमेशा ही नीचे गिराने के लिए देखती है ये। इसी के कारण मेरे भाई और बहू दोनों अलग हुए हैं। जब तक माँ पापा जिंदा थे जब तक ये अच्छी रही, माँ पापा के गुजरने के बाद इसने ऐसा रंग दिखाया कि पूछो ही मत। माँ पापा के जाने के बाद इसने इतना नाटक करना शुरू कर दिया कि बेचारों को मजबूरी में अलग होना पड़ा। और फिर भी अविनाश की और श्रुति की तो बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी घर छोड़ने की, लेकिन इसे पता नहीं क्या हो गया था जो उन लोगों को अलग करने पर तुली हुई थी, और बेचारे मजबूरी में आकर अपने दूसरे घर में जाकर रहने लगे। इसके इतना परेशान करने के बाद भी उन लोगों ने हमें नहीं छोड़ा, छोटे होने के नाते हमेशा झुकते रहे। और ये है कि उन लोगों को झुकाती ही रहती है, उन लोगों को नौकर समझ कर रखती है। अविनाश भी अच्छा खासा कमा लेता है, श्रुति भी अपना घर में पार्लर चलाती है, वो भी अच्छा खासा कमा लेती है, फिर भी बेचारे छोटे होने के नाते हमेशा झुकते हैं। लेकिन ये देखो तो पता नहीं अपने आप को क्या ही समझती है। कभी कभी तो मन करता है कि इसे क्या कुछ बोल दूं, लेकिन ऐसा लगता है कि घर में कौन कलेश करे, इसलिए शांत हो जाता हूँ मैं। किसी दिन अति ही करेगी तो इसे ढंग से ही समझाऊंगा। नहीं अविनाश बहुत हुआ, अब आज के बाद मैं आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी। अब आज के बाद मैं आपके भैया भाभी के यहाँ कभी नहीं जाऊंगी।
देखो श्रुति, मेरी बात समझने की कोशिश करो। माँ पापा के जाने के बाद भैया भाभी ही हैं जो हमारे लिए माँ पापा के समान हैं, वो हमारे बड़े हैं। क्या हुआ यदि दो बात भाभी ने बोल ही दी? आप हमेशा ऐसे ही बोलकर मुझे समझा देते हैं, लेकिन कभी आपको समझ में आता है कि दीदी जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ करती हैं, मुझे कितना बुरा लगता है। अरे 4 बजे से मैं उनके घर पर गई थी, 4 बजे से मैंने उनके घर का सारा खाना पीना बनाया, बर्तन साफ किए, सारा रसोई साफ की, गेस्ट लोगों को खाना परोसा, सारा काम करे। उसके बाद यदि सब्जी नहीं बची और मैंने दीदी से बोला भी कि मैं सब्जी बना लेती हूँ थोड़ी सी, आप और मैं ही तो बचे थे ना, सारे लोगों ने खाना खा लिया था, तो उन्होंने मुझे साफ साफ मना कर दिया, बोल दिया कि क्यों परेशान हो रही हो, 2 टमाटर की चटनी पीस लो। अरे क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि 2 टमाटर की चटनी पीस कर खाएंगे? गेस्ट लोगों को इतना कुछ खिलाया पिलाया और हमें बोल रही है कि चटनी खा लो, ये कौन सी बात हुई? हाँ, हम इंसान नहीं है क्या? इतना काम करने के बाद बोल रही हैं कि चटनी और अचार में खा लो दोनों, कहाँ सब्जी बनाते रहोगी? इतनी कंजूसी करती हैं। श्रुति, तुम भाभी का स्वभाव तो जानती ही हो ना। भाभी के स्वभाव के कारण ऐसा थोड़ी ना है कि हम अपने भैया को छोड़ देंगे। भैया तो कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं, हर समय हम दोनों का सपोर्ट करते हैं, पिता के समान हम लोगों के ऊपर हमेशा अपनी नजर रखते हैं। देखो श्रुति, भाभी की बातों को नजरअंदाज करो। थोड़ी सी बात को लेकर यदि तुम मन मुटाव कर लोगी, अपने मन में उनके प्रति मैल बिठा लोगी, तो फिर देखो हमारे रिश्ते नहीं चल पाएंगे। प्लीज श्रुति, मेरी बात समझो। तुम देखो, ये सब बातों को छोड़ो, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है। छोटी छोटी सी बातों को लेकर बैठेंगे तो परिवार कैसे चलेगा भला? बस बस 2 साल हो गए शादी को, समझदार समझदार कह कहकर आपने मुझे यहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। हर समय मैं ही क्यों झुकूं? अरे मैं ही क्यों समझदार बनूं? नहीं हूँ मैं समझदार। अब आप जाइए, मेरा भी स्वाभिमान है, मेरा भी आत्मसम्मान है। इस तरह उनके घर में जाकर बार बार मैं कब तक बेइज्जत हूँ? आपको रिश्ता रखना है आप रखिए, आपके भैया भाभी हैं, मैं नहीं रख सकती, सॉरी। मुझे सारी बात पता है कि माँ जी के देहांत के बाद उन्होंने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि हम लोग उनसे अलग हो जाएं, अलग रहने लगे। मुझे कितना कुछ सुनाती थी, हर बार मुझे अपने दोस्तों के सामने जलील करती थी, बात बात पर मुझसे लड़ाई झगड़ा करती थी, बात बात पर मेरे ऊपर ना जाने क्या क्या लांछन लगाती थी। हमारी शादी हुई थी तो उनका बेटा आयुष कितने 2 महीने का था और दीदी मुझसे ये बोलकर काम करवाती थी कि अभी आयुष छोटा है, ऑपरेशन से हुआ है, मैं ठंडी जुड़ी का काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ तक मैंने उनके बच्चे की लेटरिन बाथरूम तक साफ की है, सारा काम करती थी, मैं सारा काम करती थी। मेरे रहते में उन्होंने कभी काम वाली बाई को लगने नहीं दिया और जब मैं वहां से निकली हूँ तो उन्होंने काम वाली बाई को रख लिया। मतलब मैं उस घर में सिर्फ एक काम वाली बाई की हैसियत से थी, उन्होंने मुझे कभी समझा ही नहीं अपनी देवरानी। उनको तो बस यही था कि इस घर में उनका और उनका ही कब्जा रहे बस। जैसे वो उस घर की बहू थी वैसे ही मैं भी उस घर की बहू हूँ। उनको इस चीज को समझना चाहिए था। हर समय बस मुझे नौकरानी की तरह ट्रीट करती हैं वो। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मैं सब समझती हूँ कि किसके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी बातों से समझ जाती हूँ मैं। वो मुझे बेवकूफ समझती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपके कारण झुकना पड़ता है मुझे आज भी याद है कि उन्होंने हमें घर से निकालने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मैं सब जानती हूँ। यदि उस समय पे वो मुझ पर इतना बड़ा लांछन ना लगाती तो शायद मैं उस घर से कभी ना निकलती। अपने सारे जेवर को अपने माँ के पहुंचा दिया था उन्होंने और मेरे ऊपर इल्जाम लगाया था कि उनके जेवर मैंने चुराए हैं, मैंने चोरी की है। यदि दीदी ऐसा ना करती तो शायद हम उस घर से कभी ना निकलते। लेकिन मैं जानती हूँ ये सारे षड्यंत्र उन्होंने हमें उस घर से निकालने के लिए ही किया था, ताकि माँ और बाबूजी की धन संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ उनका ही अधिकार हो। श्रुति, भले ही भाभी कुछ भी सोचे, भले ही भाभी कैसी ही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि हमारे भैया कभी ऐसा नहीं कर सकते। वो कभी भी मेरे हिस्से का कोई चीज नहीं ले सकते। मेरे भैया मुझे बहुत प्यार करते हैं, पिता के समान प्यार करते हैं। वो मुझे हर समय फोन करके पूछते रहते हैं कि बेटा तुझे किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं, भैया हमारे साथ कभी नाइंसाफी नहीं करेंगे। मैं जानती हूँ भैया बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बेटी की तरह रखते हैं, हर समय मेरा सपोर्ट करते हैं। लेकिन देखो अविनाश, इस तरह हम भैया को देखते हुए भाभी को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं अपने आत्मसम्मान के साथ अब समझौता नहीं कर सकती हूँ। अच्छा ठीक है, अब ये सारी बातों को जाने दो। चलो, रात के 12 बज गए हैं, अब आराम करो तुम, और मैं भी थोड़ा सा अपना ऑफिस का काम कर लेता हूँ। रोना धोना बंद करो। आपको तो मेरे रोने धोने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है ना, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि रोना धोना बंद करो? आप अपना काम कर लीजिए, मैं कुछ नहीं कहूंगी आपको। हाँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आज के बाद अब आप मुझसे कभी नहीं कहेंगे कि कोई आ रहा है वहाँ, या गेस्ट आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, या किसी का खाना है, कोई तीज त्योहार है तो चलो चलकर वहीं खाना पीना बना लेना। ऐसा आप मुझे कभी नहीं कहोगे। अब आप आखिरी बार सुन लीजिए। ठीक है बाबा, कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब तुम रोना बंद करो, चलो आराम करो। अब तुम बहुत हो गया, बहुत देर से रो लिया तुमने। मैं जानता हूँ तुम इस तरह से नाराज कभी नहीं होती हो। आज तुम्हारे आत्मसम्मान को ज्यादा ही ठेस पहुंची है। भाभी की आदत भी तो जानता हूँ मैं, बात बात पर हम लोगों को जलील करती रहती हैं, बात बात पर हम लोगों को नीचे दिखाते रहती हैं। तुम टेंशन मत लो, आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं तुम्हें कभी उस घर में चलने के लिए नहीं बोलूंगा। अब हो गया, अब तो रोना बंद करो भाई। मैं आपसे ये नहीं
नहीं बोल रही हूँ कि मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी आऊंगी, मुझे उस घर में जाने आने से कोई दिक्कत नहीं है। बस जो भाभी का बर्ताव मेरे प्रति है वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। बस मैं चाहती हूँ कि कोई आ जाए तो मुझे खाना बनाने के लिए ना बोला जाए, घर संभालने के लिए ना बोला जाए, तीज त्योहार पर वहाँ खाना बनाने के लिए ना बोला जाए। मैं अपने घर में जैसे भी खाती हूँ बहुत अच्छा खाती हूँ, काम करने से किसी के हाथ पैर नहीं टूटते हैं। बस जो बोली है उनकी वो मुझे बहुत चुभती है। पिछली बार भी जब उनके दोस्त लोग आए थे घर में खाना खाने के लिए, तब भी दीदी ने मुझे कितनी बुरी तरीके से जलील किया था उन लोगों के सामने, तो मैं जानती हूँ मेरे गरीब माँ बाप को लेकर कितनी बेइज्जती की थी, कितनी इंसल्ट की थी दीदी ने। अरे हाँ हाँ बाबा, जाने दो, कितना कोयला को घसोगी, जितना घसोगी उतना ही काला होगा, जाने दो। चलो ठीक है, जाओ तुम आराम करो, मैं भी थोड़ा सा काम करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। क्या बात है श्रुति, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? आज तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? पता नहीं अविनाश, प्रेगनेंसी के कारण मुझे बहुत उल्टियाँ हो रही हैं, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है। तुम्हें तो पता है ऐसी हालत में थोड़ी वीकनेस भी आ जाती है। श्रुति, तुम्हें तो बहुत तेज फीवर है, तुमने बताया क्यों नहीं मुझे कि तुम्हें फीवर है? अरे कोई बात नहीं अविनाश, टैबलेट ले लूंगी मैं, ठीक लगेगा मुझे। हाँ तो ठीक है, जाओ जाकर आराम करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है तुम्हें। आज खाना वाना मैं बना लूंगा, वैसे ही आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तुम परेशान मत हो, जाकर आराम करो। थैंक यू अविनाश, आप मेरा कितना ध्यान रख रहे हैं। प्रेगनेंसी के समय पे घर वाले परिवार वाले एक औरत का ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे लिए तो सब कुछ आप ही हैं। ठीक है, मैं थोड़ा सा नाश्ता करके गोली खा लेती हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा तब उठ जाऊंगी मैं। हाँ हाँ ठीक है श्रुति, तुम जाओ। अरे इतनी सुबह सुबह घर पर कौन आ गया है, जाकर देखता हूँ भला। अरे भाभी, आप आज कैसे आना हुआ आपका? क्यों भाई, क्या हम आपके घर नहीं आ सकते हैं? आज पूरे 2 महीने हो गए हैं देवर जी, आप लोग हमारे घर नहीं आए हैं, क्या बात हो गई है ऐसी? और श्रुति कहाँ है? श्रुति, श्रुति क्या कर रही हो श्रुति? नहीं भाभी, ऐसी बात नहीं है। वो क्या है ना, आपने इन 2 महीनों में फोन तक नहीं किया, ना ही कोई खैर खबर ली, जबकि मैंने भैया से बता भी दिया था कि आप बड़े पापा बनने वाले हैं। अरे हाँ हाँ भैया, मुझे बताया था इन्होंने, लेकिन क्या बताऊं, मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, बस इसीलिए मैंने कोई खैर खबर नहीं ली। और फिर क्या है, ठीक ही होगी ऐसा सोचकर मैंने खैर खबर नहीं ली। अब आज मुझे याद आई श्रुति की, इसलिए बस मिलने चली आई उससे। वैसे कहाँ है श्रुति, क्या कर रही है? डॉक्टर को तो दिखाया ना आपने? देखिए भैया, ऐसे समय में श्रुति का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, उसे समय समय पर डॉक्टर को दिखाते रहिएगा। हाँ हाँ भाभी, अभी पिछले महीने ही डॉक्टर के पास चेकअप कराने ले गया था मैं, अभी 15 दिन बाद फिर से सोनोग्राफी के लिए ले जाना है। हाँ हाँ अच्छी बात है। वैसे कहाँ है श्रुति, कहीं गई है क्या? दिख नहीं रही है। भाभी, आज श्रुति को फीवर आ गया है और प्रेगनेंसी के कारण उसे वोमिटिंग भी हो रही है, इसके चलते कुछ खा पी नहीं रही है, तो थोड़ी वीकनेस भी लग रही है। सुबह सोकर उठी तो उसके हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा था, मैंने उसका हाथ छूकर देखा तो देखा कि बहुत गर्म हो गई है वो फीवर के कारण। अरे फीवर आ गया है उसे? ठीक है, मैं मिलती हूँ देवर जी, उससे देख कर आती हूँ उसे। श्रुति, श्रुति, श्रुति कैसी हो तुम? मुझे तो बड़ी घबराहट हो रही है तुम्हें ऐसे देखकर। हे भगवान, तुम ठीक तो हो ना? अरे दीदी, आप कब आए? बैठिए ना दीदी। अरे बहुत दिनों से तुम लोगों की कोई खैर खबर नहीं थी, तो मैंने सोचा चलकर मैं ही तुम लोगों से मिलकर आ जाती हूँ। तुम लोगों को तो मेरी याद आती नहीं है, इसलिए मैं खुद ही चली आई तुम लोगों से मिलने। वैसे फीवर इतना भी तेज नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम आराम करना चाहती हो तो करो। वैसे श्रुति, मैं यहाँ कुछ काम से भी आई थी। श्रुति, मैं सोच रही हूँ कि आज तुम लोग हमारे घर आ जाते। अरे भाभी, आज तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि श्रुति की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। वो क्या है ना देवर जी, आज मेरे मायके से कुछ मेहमान आ रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी कि श्रुति आ जाती तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती मेरी। हाँ हाँ भाभी, आने के लिए तो जरूर आ जाती श्रुति, लेकिन आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आज तो वो घर पर ही उठकर काम नहीं कर सक रही है, तो आपके साथ आकर क्या काम कराएगी? इसलिए भाभी, आज श्रुति को परेशान मत करिए, फिर किसी दिन देखते हैं ना। अरे देवर जी, आपका कहने का मतलब क्या है? क्या मैं श्रुति को सिर्फ काम के लिए ही पूछती हूँ? ऐसा नहीं है देवर जी। अरे मैं तो इसलिए श्रुति को घर चलने के लिए बोल रही थी, क्योंकि श्रुति यदि मेहमानों के साथ बैठी रहेगी तो कम से कम मैं घर का काम कर लूंगी, वरना मुझे बैठना पड़ेगा उनके साथ। यदि उतने दूर से मेहमान आ रहे हैं और यदि उनके साथ कोई बैठेगा नहीं तो उन्हें कैसा लगेगा भला बताइए देवर जी? इसलिए उनके साथ बैठने के लिए भी तो एक व्यक्ति होना चाहिए ना। अब मैं रसोई में रहूंगी तो उनके साथ बैठेगा कौन? भाभी, आप तो देख ही रही हैं श्रुति की हालत, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं आपको कभी मना नहीं करता। देवर जी, आज ऐसा लग रहा है कि मेरे अपने होने के बाद भी मैं अकेली हूँ, मेरा कोई नहीं है। आज मैं अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। भाभी, ऐसी बात नहीं है, इस बात को समझने की कोशिश करिए। अरे देवर जी, मैं कौन सा श्रुति को घर के काम कराने के लिए ले जा रही थी? मैं तो बस ये बोल रही थी कि वो चलकर बैठ ही जाएगी तो भी बहुत सहारा रहेगा। मैं कौन सा काम करने के लिए बोल रही थी उसे? अरे मैं तो बस इतना बोल रही थी कि घर पर आकर बैठेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। अकेले अकेले मैं काम करूंगी तो मुझे और बोर लगेगा। काम करने के लिए कौन बोल रहा है भला उसे?
ठीक है भाभी, आप परेशान मत होइए, हम लोग शाम को 4 बजे आ जाएंगे, आप ज्यादा चिंता मत करिए। अच्छा, क्या सच में देवर जी आप सच में श्रुति को लेकर आएंगे? हाँ भाभी, ले आऊंगा मैं श्रुति को, लेकिन एक ही शर्त है कि श्रुति कोई काम नहीं करेगी, क्योंकि आज उसकी तबीयत सच में अच्छी नहीं है, उसकी हालत खुद ठीक नहीं लग रही है। अरे देवर जी, मैं कोई काम नहीं कराऊंगी उससे, बस वो बैठी रहे उतना ही बहुत है। ठीक है, तो मैं चलती हूँ, शाम को 4 बजे पक्का रहा ना? ठीक है श्रुति, चलती हूँ मैं। मुझे माफ कर दो श्रुति, लेकिन भाभी बार बार बोल रही थी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। तुम बस वहाँ चलकर बैठे रहना, कोई काम मत करना, यहाँ की गिलास वहाँ मत करना, बस तुम वहाँ चलना। ठीक है, अब आपने उन्हें बोल ही दिया है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तुम आराम करो, जब तक मैं ऐसा करता हूँ कि हम दोनों के लिए ही खिचड़ी बना लेता हूँ। शाम होते ही अविनाश और श्रुति अपने भैया भाभी के घर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद उनके साथ जो होता है वो तो अविनाश को भी अच्छा नहीं लगता। श्रुति, तुम्हारा चेहरा ही बता रहा है कि तुम्हारी तबीयत सच में बहुत खराब है, तुम्हें आना ही नहीं था बेटा, तुम घर पर ही आराम करती। डॉक्टर को दिखाया है या नहीं? हाँ भैया, डॉक्टर को तो दिखाया है, लेकिन फीवर के कारण बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाथ पैर में इतनी तकलीफ है कि पूछिए ही मत। वैसे मेहमान कितने समय तक आएंगे भैया? भैया, ऐसी हालत में ज्यादा मेडिसिन लेना भी ठीक नहीं है, इसलिए डॉक्टर ने सिर्फ एक ही मेडिसिन दी है। देखता हूँ, यदि शाम तक खांसी ठीक नहीं हुई तो एक बार फिर से डॉक्टर को दिखाऊंगा। बुखार तो थोड़ा कम लग रहा है अभी। जाओ बेटा, जाकर रूम में आराम करो, जब मेहमान आएंगे तो मैं तुम्हें उठा लूंगा। अरे श्रुति, सोने में तो और ज्यादा तबीयत खराब लगने लगती है, सोई सोई रहोगी तो और बीमार जैसा लगेगा। चलो मेरे साथ रसोई में बैठना चलकर, तुम्हें भी अच्छा लगेगा। अरे मैं कोई तुमसे खाना बनाने के लिए थोड़ी ना बोल रही हूँ, मुझे भी दिख रहा है तुम्हारी हालत। चलो चलकर मेरे साथ बैठ जाना, बैठोगी तो हम दोनों बोलेंगे बताएंगे तो अच्छा लगेगा, तुम्हें भी, तुम्हारा भी थोड़ा दिमाग ठीक होगा और मेरा भी समय पास होगा और ज्यादा बीमार महसूस करोगी सोई रहोगी तो। चलो भाभी प्लीज श्रुति से कोई काम मत करवाइएगा आप। अरे अरे देवर जी, आप तो ऐसा समझ रहे हैं जैसे मुझे अकल ही नहीं है। मैं कोई श्रुति को काम करवाने के लिए नहीं ले जा रही हूँ, उसे अपने साथ बैठाऊंगी, बस मेहमान नहीं आए हैं जब तक मेरे साथ ही बैठ लेगी श्रुति। हाँ हाँ ठीक है ना भाभी, जाओ श्रुति, चले जाओ भाभी के साथ। अविनाश, तूने बहू को जाने के लिए क्यों बोल दिया होगा? तुझे तो पता है कितनी बड़ी कामचोर है तेरी भाभी, वहां उसे लेकर जाएगी और कुछ ना कुछ काम जरूर बताएगी, तू देख लेना। और बहू की हालत ऐसी नहीं लग रही है कि वो घर का कोई भी काम कर सके, अच्छी रहती है तो वो खुद कूद कूद कर सारा काम कर लेती है। अरे भैया, भाभी के अंदर इतनी तो इंसानियत है कि वो श्रुति को देखकर ही समझ जाएंगे कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब क्या ही काम कराएंगे भला उसे ऐसी हालत में? देखो तो जरा महारानी को किस तरह आराम कर रही है, मैंने इसे यहाँ आराम करने के लिए थोड़ी ना बुलाया है। देखो कैसे काम से लगाती हूँ इसे। श्रुति, श्रुति। हाँ हाँ दीदी बोलिए। मुझे लग रहा है तुम बोर हो रही हो बैठे बैठे, ठहरो मैं तुम्हें थोड़ा सा बैठने वाला काम देती हूँ। एक काम करो, यहीं बैठे बैठे सब्जियाँ काट दो और आटा दे देती हूँ, आटा गूंद दो। दाल चावल का कुकर तो लगा दिया है मैंने। हाँ ठीक है दीदी, दे दीजिए। यहाँ मेरी हिम्मत बैठने की नहीं हो रही है और इन्हें सब्जी काटने की पड़ी है, आटा गूंदने की पड़ी है। कहाँ के कहाँ आ गई मैं तो, ऐसा लग रहा है। गूंद दिया आटा तुमने? हाँ दीदी, आटा भी गूंद दिया और सब्जियां भी चॉप कर दी हैं। दीदी मैं जाकर थोड़ी देर सो जाती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। श्रुति प्लीज, तुमने सब्जी काट ही दी है तो एक काम करो, बघार दो ना। और दाल चावल मैंने बना लिया है, तुम एक काम करो जल्दी जल्दी पुड़िया तल दो, क्योंकि मेहमान आ चुके हैं। और मैं तो बना लेती, लेकिन क्या बताऊं, उनके साथ बैठना भी जरूरी है ना। अब तुम बैठ तो सकती नहीं हो, तुम्हारी तो इतनी हिम्मत हो ही नहीं रही है। ऐसा बोलते हुए मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन मैं भी क्या करूं। अब मेहमानों के साथ बैठना भी तो ज्यादा जरूरी है ना, वरना वो कहेंगे कि इनके घर गए घंटे 2 घंटे के लिए और कोई बैठा भी नहीं हमारे साथ। ठीक है श्रुति, तेल वेल थोड़ा अच्छा डाल देना, मिर्च, लाल मिर्च पाउडर डालना, कलर अच्छा दिखना चाहिए। एक भी काम करने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरी, ऐसा लग रहा है बस सो जाऊं। यहाँ आकर तो और फंस गई हूँ मैं, कहाँ की कहाँ आ गई। इन्हें भी अकल नहीं है जरा सी भी, देख रहे हैं मेरी हालत, उसके बाद भी मुझसे ऐसी उम्मीद रखकर यहाँ लेकर आए हैं। श्रुति, श्रुति, श्रुति तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ अविनाश, क्यों बहू को आवाज लगा रहे हो, क्या बात है? श्रुति उठो, क्या हुआ तुम्हें? हे भगवान, भैया श्रुति को तो बहुत तेज फीवर है। श्रुति, श्रुति तुम ठीक तो हो ना? मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे यहाँ से लेकर चलो, मुझे घर जाना है, मुझे रेस्ट करना है। ये क्या श्रुति, तुमने अभी तक सब्जी भी नहीं पकाई है, आटा भी खुला के खुला ही रखा है। अरे तुम्हें थोड़ा सा काम तो बताकर गई थी ना मैं, कौन सा तुम्हारे ऊपर मैंने काम का पहाड़ तोड़ दिया था। वहाँ सारे मेहमान रास्ता देख रहे हैं खाना खाने की, मैं तो सोच रही थी कि अब तक तुमने पुड़िया भी सेक ली होंगी। अरे दाल चावल तो मैंने बना ही दिया था, तुम्हें करना ही क्या था, खड़े खड़े सब्जी झोंकना था और पुड़िया तलनी थी। कितना टाइम लग रहा था, अलाली की भी हद होती है। तुमने तो बुखार को ऐसा बड़ा तुतंबा बना लिया है, तुमने बुखार को, ऐसा लग रहा है बुखार ना हुआ, तुम्हारे ऊपर बीमारियों का पहाड़ टूट गया है जैसे। बस करिए भाभी, बहुत हुआ आपका, बहुत सुन लिया आज तक हम लोगों ने, अब नहीं सुनेंगे। ये क्या तरीका है
आप किस तरीके से बात कर रही हैं श्रुति से? अरे उसकी हालत दिख नहीं रही है क्या आपको? ऐसे तो हमेशा श्रुति करती है ना, सही कहती है श्रुति, इसी कारण से वो आपके घर आना नहीं चाहती थी। इंसान को देखकर भी बात की जाती है भाभी, ऐसा नहीं है कि जब जो मुंह में आया बोलते चले गए। अरे उसकी हालत भी तो देखिए, कितना तेज फीवर है उसे। हाँ हाँ, तुमने तो हद ही पार कर दी है। दिख नहीं रहा है तुम्हें कितना फीवर है? तुम्हारे बोलने के बाद बेचारी यहाँ पर आई है। मुझे अच्छे से पता है कि तुम उसके घर क्यों गई थी। आज तुम्हारे घर मेहमान आने वाले थे, बस इसी कारण तुम उनसे लेने के लिए, बोलने के लिए गई थी। कोई खैर खबर पूछने नहीं गई थी तुम, मुझे अच्छे से पता है। तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। 5 साल हो चुके हैं हमारी शादी को। इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। तुम यदि किसी पर दया नहीं करोगी तो तुम्हारे ऊपर कौन करेगा? अरे थोड़ा बहुत हाथ पैर तुम भी चला लिया करो। तुम्हारे घर के मेहमान हैं, तुम काम करो, वो क्यों करेगी? आपकी हर बात को मैंने और श्रुति ने हमेशा सुनकर चला है। श्रुति भले ही घर जाकर कुछ बोल देती थी, लेकिन आपके सामने उसने कभी जवाब नहीं दिया। आप बड़ी हैं, इसलिए आपकी इज्जत करते हैं, आपकी मर्यादा करते हैं, लेकिन आप इन सब चीजों का नाजायज फायदा ही उठा रही हैं। आपने तो हमें बेवकूफ ही समझ कर रखा है भाभी। श्रुति सही कहती थी कि आप बार बार हम लोगों को बेइज्जत करती हैं, जलील करती हैं। अब आज आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसकी हालत क्या है, और आप उसे घर का काम बता रही हैं करने के लिए। भैया सही बोल रहे हैं, आप खैर खबर लेने नहीं, आप सिर्फ अपनी मदद करवाने के लिए हमें बुलाने के लिए गई थी। चलो श्रुति, पहले तुम्हें डॉक्टर के घर लेकर जाऊंगा मैं, और हाँ, आज के बाद आप इस घर में कभी नहीं आएंगे, कभी भी नहीं। अविनाश, मुझे फोन करके बताना कि बहू की हालत कैसी है। मौका पड़े तो मैं आ जाऊंगा। हाँ हाँ भैया, ठीक है। एक नंबर की एहसान फरामोश और मतलबी औरत हो तुम। अरे थोड़ा तो इंसानियत दिखाया होता तुमने। आज बेचारी की हालत देखकर तुम्हें तरस नहीं आया? उस बच्ची की हालत देखकर तुम्हें जरा भी दया नहीं आई? 2 साल से तुम्हारी इतनी सब जातियां सुनने के बाद भी वो लोग तुमसे रिश्ता बनाए हुए हैं, इसीलिए कि तुम बड़ी हो, तुम्हारी इज्जत करते हैं, मर्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि तुमसे किसी चीज के लिए दबे हुए हैं। वो लोग अपने घर में संपन्न हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन तुमने इन सब चीजों का नाजायज फायदा उठाया और उन लोगों को हमेशा तुमने नीचे ही गिराया है, बेइज्जत किया है, इंसल्ट की है। हमेशा उन लोगों का तिरस्कार ही किया है तुमने, भला बुरा सुनाया है। फिर भी वो लोग बुरा नहीं मानते थे तुम्हारी बातों को, फिर भी वो लोग आ जाते थे जब भी तुम बुलाती थी। तुम इतनी गिरी हुई निकलोगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अपने मतलब के लिए तुम क्या कुछ नहीं कर सकती हो, ये आज मैंने देख ही लिया है। अब आज के बाद वो लोग तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हो गई तुम अकेली। तुम किसी की दया के लायक ही नहीं हो, किसी की माफी के लायक ही नहीं हो तुम। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैंने कितना गलत किया है। काश मैं ये सब नहीं करती तो आज आज सब कुछ ठीक रहता। अब तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हाथ पैर नहीं चलते हैं काम के लिए। कम से कम श्रुति मेरे साथ रहती, सब साथ में रहते तो एक दूसरे का सहारा बनते। उसकी तबीयत ठीक ना रहती तो मैं काम करती, मेरी ना रहती तो वो काम करती। अब तो ऐसा हो गया है कि मुझे चाहे जैसा भी लगे काम करना ही है। मैंने रिश्तों की कदर नहीं की, इसलिए ऊपर वाला भी मेरी कदर कभी नहीं करेगा। मैंने किया ही है ऐसा काम कि लोग मुझे बोलेंगे ही। हो सके तो मुझे माफ कर देना श्रुति, मुझे माफ कर देना देवर जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? यदि कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।